गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की या आरक्यू वैल्यू जो है उसकी बात करेंगे। तो आरक्यू होता क्या है उसको देख लें। आरक्यू इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड इन रेस्पिरेशन। यानी आप बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज इन रेस्पिरेशन और वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड इन रेस्पिरेशन, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को आप लोग क्या बोलते हैं अभी RQ वैल्यू नेम देते हैं। RQ होता है। तो ये RQ जो है वो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सबस्ट्रेट आप लोगों ने काम में लिए थे उन डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्ट्रेट में RQ वैल्यू क्या आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डिस्कशन करते हैं RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। देखो कार्बोहाइड्रेट्स का RQ वैल्यू क्या आएगा, आप लोगों ने अभी डिस्कशन किया था। एक इक्वेशन लिख रहा हूँ कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो था उसका ब्रेक डाउन करके आप लोग एरोबिक रेस्पिरेशन में 6O2 यूज किए थे और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो है वो रिलीज हो रहे थे, प्लस में 6 मॉलिक्यूल वाटर, प्लस में आप लोग प्रोड्यूस कर रहे थे एनर्जी। तो अपने को तो इस RQ वैल्यू में जो गैसेस यूज हो रही है या जो रिलीज हो रही है उनके वॉल्यूम से रिलेटेड बात करते हैं। तो इसके अंदर आप लोग बोलेंगे कि सर RQ वैल्यू निकालने के लिए हम बात करें कि 6 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज हो रही है अपॉन में 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन यूज हो रही है, CO2 रिलीज हो रही है, इसको कट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो RQ वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट जो है वो कितनी आती है 1 आती है। तो अदर सब्सटेंस के लिए RQ वैल्यू क्या आएगी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले फिर अपने आगे चल रहे हैं। सेकंड अपने डिस्कशन कर रहे हैं RQ फॉर फैट और ऑयल। ऑयल के लिए या फैट मॉलिक्यूल्स के लिए RQ वैल्यू जो है वो कितनी आती है। तो RQ की वैल्यू आती है RQ ऑफ फैट जो है वो ऑलवेज क्या होता है लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है और इसकी वैल्यू होती है 0.7। कितनी होती है भी RQ वैल्यू 0.7 होती है। देखो होता क्या है कि ये तो है फैटी सीड्स जो है उन फैटी सीड्स के जर्मिनेशन के टाइम में तो 0.7 की वैल्यू जो है अप्रोक्स या यूँ मान लें कि RQ वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आएगी। बट एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ फैटी सीड्स, ये पूछ सकता है आप लोगों से, मैच्योरिंग ऑफ फैटी सीड्स जो है उस टाइम RQ वैल्यू जो आती है वो मोर देन 1 आती है। RQ जो है वो मोर देन 1 होगी, इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। फैट के लिए वैल्यू आएगी 0.7, आप लोगों से डायरेक्टली पूछ ले। थर्ड अपने बात करते हैं, अब आप ये भी कह सकते हो कि सर फैट के लिए 0.7 यानी लेस देन 1 क्यों आई। एक्चुअल में क्या होता है कि फैट के अंदर जो लेस अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है, यानी फैट मॉलिक्यूल जो खुद होता है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो लेस होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में इस मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन कम होगी, इट मीन्स बाहर से ऑक्सीजन क्या लेनी पड़ेगी मोर ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, तो RQ की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 1 आ जाएगी। थर्ड नंबर पे अपने डिस्कशन करते हैं RQ फॉर प्रोटीन्स। देखो डायरेक्टली ये वैल्यू याद रखनी है, अपने को निकालने की जरूरत नहीं होती इसमें। RQ वैल्यूज फॉर प्रोटीन्स होती है, ये भी RQ प्रोटीन्स का भी क्या होता है लेस देन 1 होता है। जनरली इसकी वैल्यू होती है RQ वैल्यू होती है 0.792 0.9। तो कई बार क्या आता है इस वैल्यू को लिख देता है 0.8 to 0. हाँ इसको ये लिखते हैं 0.8 to
9 के बीच में आप लोगों को वैल्यू मिलती है, किसकी भी RQ वैल्यू मिलती है प्रोटीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखिए, वो आपको हो सकता है ये डाटा भी दे दे, 0.79 भी आप लोगों को दे सकता है। इसके अलावा बात करें आप लोग कुछ अदर एसिड्स की, फैटी एसिड्स की बात करें तो ये कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में या ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड्स में फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड बात करते हैं आप लोग ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की बात कर रहे थे खूब सारी जगह आप लोग ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की वैल्यू जो आती है, RQ वैल्यू आती है, वो आती है 4.0। ध्यान रखें, मोर देन 1 होती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग बात करते हैं सिट्रिक एसिड की। सिट्रिक एसिड की RQ वैल्यू की बात करें तो सिट्रिक एसिड के लिए जो RQ वैल्यू आती है वो आती है आपके 1.3, ये भी मोर देन 1 है। इसके अलावा अपने बात करते हैं RQ वैल्यू किसकी भी, इसके अलावा मैलिक एसिड की बात कर लेते हैं। कुछ एसिड दिए हुए आपके, तो इन मैलिक एसिड की RQ वैल्यू की बात करें तो ये आती है आप लोगों के 1.33, यानी इसकी भी अप्रोक्स दोनों की क्या है, सेम वैल्यू आप लोगों के आ रही है अभी सिट्रिक एसिड की। कई जगह इस सिट्रिक एसिड की वैल्यू आप लोगों को 1.14 दे देता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इसको। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स थे उनकी वैल्यू अभी और करने वाले हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चल रहे हैं। फोर्थ नंबर पे अपने 5th नंबर पे ले रहे हैं RQ फॉर सक्कुलेंट प्लांट्स, यानी उन कैम प्लांट्स की बात कर लेते हैं। इनके लिए RQ वैल्यू जो होती है वो होती है 0। कितनी होती है भाई, 0 होती है। और 6 नंबर पे अपने बात करते हैं RQ फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर RQ वैल्यू कितनी आएगी भी, क्योंकि एनारोबिक है, ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रही तो आप लोग डायरेक्ट, और CO2 रिलीज भी हो रही, इसका मतलब RQ वैल्यू जो आएगी वो आएगी इन्फिनाइट। क्या आएगी भी, इन्फिनाइट आएगी। तो ये अपने को कुछ RQ वैल्यू जो है वो याद रखनी है कि कौन से सब्सटेंस की RQ वैल्यू जो है वो कितनी होती है। तो ये अपना RQ वैल्यू का टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके जस्ट बाद अपने बात कर रहे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। हाँ भाई देखिए बच्चों, अपने बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। इन फैक्टर्स को, इन रेस्पिरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको आप ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इंटरनल फैक्टर या प्लांट फैक्टर, और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर या फिर एटमॉस्फेरिक फैक्टर। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट फैक्टर्स में। प्लांट फैक्टर में बात करें तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो किस टाइप से इफेक्ट करता है, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो किस टाइप से इफेक्ट करेगा। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म के, यानी जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा उतने ही सेल क्या होगी, यंग होगी, और यंग सेल होगी तो उसी कंडीशन में उसके अंदर क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी। दूसरा आता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अपने को पता है रेस्पिरेशन के अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हैं किसको भी, मोनोसेक्राइड्स को या फिर डाइसेक्राइड्स को या फिर पॉलीसेक्राइड्स को या फिर लिपिड्स को। यानी ये बात करें पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड की तो ये कॉम्प्लेक्स जो फूड होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स फूड को यदि आप यूज़ करते हैं एज ए रेस्पिरेटरी तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोनोसेक्राइड, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज इनके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पॉलीसेक्राइड आप यूज़ करते हैं, स्टार्च यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, तो उनको मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करेंगे और वो मोनोसेक्राइड ही रेस्पिरेशन में यूज़ होने वाले हैं। तो इसका मतलब पॉलीसेक्राइड को यूज़ करेंगे तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो चलेगी, कम चलेगी, और यदि आप डायरेक्टली मोनोसेक्राइड को यूज़ करेंगे तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा स्पीडली होगी। यही रीज़न है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर अपने ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट बॉडी में अप्लाई की जाती है ताकि उससे डायरेक्ट एनर्जी मिल जाए। यही रीज़न है कि जो जिस बंदे ने फास्टिंग कर रखी है उस फास्ट वाले कैंडिडेट को क्या अवेलेबल कराते हैं, डायरेक्ट आप सिट्रिक एसिड यानी लेमन जूस जो है वो उसको अवेलेबल कराते हैं एज कम्पेयर टू अदर। इसके अलावा एज ऑफ सेल, यानी जो यंग सेल्स होती है, यंग के अंदर रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, ज़्यादा होगी, और ओल्ड सेल जो है, ओल्ड जो है उनके अंदर रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगी,
कम होगी। इसके अलावा इंजरी, डिजीज या वाउंड, यानी जिन सेल्स के अंदर इंजरी हो जाती है या कोई डिजीज हो जाती है या वाउंड हो जाता है, उनके अंदर भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है, रेट जो है वो क्या मिलने वाली है आपको, हाई मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, रिपेयरिंग चलती रहती है, इस वजह से वहाँ रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई चाहिए। इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात कर लेते हैं, कुछ प्लांट हार्मोन्स की बात कर लेते हैं, जिसमें इंडोलेस्टिक एसिड, इसके अलावा आप लोग बात करते हैं जिब्रेलिक एसिड, या फिर इसके अलावा बात करते हैं साइटोकाइनिन्स जो है, उनकी वजह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती है, अभी इंक्रीज होती है। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या करते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करते हैं। और जब आप रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को यूज करके करेंगे तो वो होता है आपका क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि इनके यूज से हाईएस्ट हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन। यानी जब आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को यूज करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसी को बोलते हैं आप क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन। चलो, ये तो हुए कुछ इंटरनल फैक्टर, प्रोटोप्लाज्म, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, एज ऑफ सेल, इंजरी, डिजीज एंड वाउंड, और लास्ट में आप लोगों ने लिखा हार्मोन्स। अब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका है टेम्परेचर। देखो, एक टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करें तो जनरली क्या होता है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप लोग मूव करते हैं तो इस टाइम रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसी से रिलेटेड एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था वॉन्ट हॉफ। कौन सा था भाई, वॉन्ट हॉफ जो साइंटिस्ट था, उसने एक रूल दिया था, वॉन्ट हॉफ ने एक रूल दिया था। और वॉन्ट ऑफ रूल जो था, या वॉन्ट ऑफ क्यूसेंट जो था, कोफिशिएंट जो था, उसके अकॉर्डिंग उसने कहा था कि जैसे ही आप 5 to 35 की तरफ मूव करेंगे, यानी आप लोग बात करेंगे कि 15 डिग्री टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टाइप से आप मूव करते हैं तो आर जो Q10 है, रेस्पिरेटरी जो Q10 वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। यानी जैसे ही आप 5 to 15 गए तो जो 5 पे रेस्पिरेशन हो रहा था वो 15 पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जिसको Q10 वैल्यू बोला, यानी Q10 इज इक्वल टू डबल होता है। और जैसे 15 to 25 के, तब भी जो 15 पे था उसका डबल हो जाएगा। और जैसे आप 25 to 35 जाओगे तो जो 25 पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन थी वो 35 पे क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, जिसको वांट ऑफ कोफिशिएंट या Q10 वैल्यू बोलते हैं, जो क्या कितनी होती है, 2 होती है। आप इस रेंज के अंदर आप लोग फॉलो करवाते हैं इसको। अब 35 से जैसे ही टेम्परेचर अबव हो जाएगा, अबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होता है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव यानी हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं अभी, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यही रीजन होता है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको एवरेज टेम्परेचर, जैसे पोटैटो को आप कुफरी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है उसके अंदर आप ग्रो कराते हैं, फुल ईयर आप ग्रो करवा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखो, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन से किस टाइप से इफेक्ट होती है। आप लोगों ने कहीं स्टडी किया था कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन था, उस एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन O2 जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट डाल रही थी, जिसको आप लोगों ने नेम दिया था पास्चर इफेक्ट। क्या नेम दिया था अभी, पास्चर्स इफेक्ट नेम दिया था। इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो था उसको पास्चर इफेक्ट बोला था। और ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो होगी, मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी ज़्यादा, और ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो आप ये कह सकते हैं एक ऐसी कंडीशन भी आती है, अमाउंट ऑफ O2 at which aerobic respiration तो क्या हो जाता है, स्टार्ट, एंड एनएरोबिक जो है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इस
इस सिचुएशन को आप बोलते हैं एक्सटिंक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई? एक्सटिंक्शन पॉइंट। एक्सटिंक्शन पॉइंट यानी आप लोग सीधा ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो भी रेस्पिरेशन में इफेक्ट डालती है। ऑक्सीजन का एनारोबिक रेस्पिरेशन पे इफेक्ट था, उसको पास्चर इफेक्ट बोला। इसके अलावा ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट जिस पे एरोबिक स्टार्ट हो जाएगा, एनारोबिक बंद हो जाएगा, उसको बोल देंगे आप लोग एक्सटिंक्शन पॉइंट। वाटर की बात करें तो वाटर भी रेस्पिरेशन को कहीं इफेक्ट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं इस साइड में नोट कर देता हूं इसको। वाटर जो है वो भी रेस्पिरेशन के अंदर मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, मीडियम प्रोवाइड कराएगा। और जहां वाटर प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड कराएगा वहां रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जिन प्लांट्स के अंदर, जिन सेल्स के अंदर वाटर जो है, वाटर की डेफिशिएंसी होगी, वहां रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या होगा भाई? रेस्पिरेशन भी क्या होगा? कम होने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं लाइट। तो लाइट का वैसे तो कोई डायरेक्टली इफेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इफेक्ट है लाइट का। इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन। इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसा होगा? क्योंकि अपने को पता है कि लाइट क्या करेगी? टेम्परेचराइज करवा देगी। लाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो फूड फॉर्मेशन होगी, और फूड बनेगा, इट मीन्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी बनने वाला है। तो लाइट का कहीं ना कहीं क्या है? इनडायरेक्ट इफेक्ट है। फूड सबस्ट्रेट अवेलेबल कराएगा, टेम्परेचराइज करवा देगा। इसके अलावा स्टोमेटा जो है उनको ओपनिंग में भी, स्टोमेटल ओपनिंग जो है उसमें भी लाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फिर बात करते हैं CO2 की। देखो CO2 जो है, हाई अमाउंट जो ऑफ CO2 जो है वो क्या कर देती है? स्टोमेटा को क्लोज कर देती है। हाई अमाउंट ऑफ CO2, इससे क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। गैस एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज नहीं होने वाला, और गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगी? रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, एक बार इनकी स्टडी करें आप लोग। एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर की बात कर रहे थे, आप कह सकते हैं कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे आप मूव करते हैं तो इस रेंज में जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज होती रहती है। और कितनी इंक्रीज होती है? वांट ऑफ कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग इफ वी मूव या इफ वी इंक्रीज 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देन रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल बी डबल। तो 5 to 15 पे डबल हो जाएगी, 15 to 25 पे डबल, 25 to 35, अबाउ 35 रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज एंजाइम जो है वो क्या कहते हैं? हाई टेम्परेचर पे इनएक्टिव। ऑक्सीजन का इफेक्ट देखें तो ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस से जो इनिबिशन होगा उसको बोल देंगे पास्चर इफेक्ट। इसके अलावा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विद एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ स्टार्ट हो और एनारोबिक ब्लॉक हो उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन पॉइंट। फोर्थ नंबर आप लोगों ने लिखा, थर्ड नंबर लिखा वाटर। तो वाटर जो मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई होगी यदि वाटर प्रॉपर होगा, वाटर लेस अमाउंट में होगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। फिर बात करते हैं लाइट की। लाइट जो है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है रेस्पिरेशन को। क्यों भाई? लाइट से एक तो टेम्परेचर राइज हो सकता है, दूसरा लाइट जो है वो क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करवाएगी, फूड बनेगा यानी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मिलेंगे। इस वजह से भी क्या हो सकती है? रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होगी, जबकि यहाँ डिक्रीज हो रही है हाई टेम्परेचर पे। इसके अलावा स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग में भी लाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। CO2 की बात करें तो CO2 की हाई अमाउंट जो होती है वो स्टोमेटा को क्लोज करवा देती है, और स्टोमेटा क्लोज होते हैं गैस एक्सचेंज नहीं होगा यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे थे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लें, और ये अपना चैप्टर भी इसके साथ ही कंप्लीट होता है।